हॉब्स के व्यक्तिवाद संबंधी विचार में कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू सुब्बाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हमने इससे पूर्व के अंक में हॉब्स के सामाजिक समझौते के द्वारा एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना का अध्ययन किया, जिसमें निरंकुश राजतंत्र से तात्पर्य है कि जो कुछ अधिकार है वह राजा को है, व्यक्तियों को कोई अधिकार नहीं है। संप्रभु के आदेश ही कानून है और व्यक्तियों को उन आदेशों का पालन करना है। हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी राज व्यवस्था में व्यक्ति का कोई महत्व एवं मूल्य नहीं है। व्यक्ति को एक दास की भांति संप्रभु के प्रत्येक आज्ञा का पालन करना है। उसे भाषण, लेखन एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता नहीं है तथा वह संप्रभु की इच्छा के विरुद्ध संस्थाएं भी नहीं बना सकता है। किंतु वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि उसके चिंतन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है और उसकी समस्त राज व्यवस्था व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज व्यवस्था के लिए नहीं है। डनिंग के अनुसार हॉब्स के सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल आधार पूर्णतः व्यक्तिवादी है। हॉब्स के चिंतन एवं सामाजिक समझौते में निहित व्यक्तिवादी तत्व को इस प्रकार देखा जा सकता है। यद्यपि हॉब्स के सामाजिक समझौते से, जैसे मैंने आपको बताया, कि एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना होती है और उसमें निरंकुश राजतंत्र में व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है, ना उसे शासन के विरोध का अधिकार है, ना वह स्वतंत्रता पूर्वक लिख सकता है, ना उसे बोल सकता है, भाषण दे सकता है, ना अपने लिटरेचर को प्रकाशित करवा सकता है। किंतु इतना सब कुछ होते हुए हॉब्स ने इस बात को स्वीकार किया है कि व्यक्ति ने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना अपनी रक्षा के लिए की है। अर्थात हमने राजा को इसलिए बनाया था कि प्राकृतिक जो अवस्था थी उसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से युद्ध में संलग्न था, उससे मुक्ति पाने के लिए कि हमने अपने शरीर की संप्रभुता को राजा को दिया है, बशर्ते कि राजा हमें सुरक्षा दे। यदि राजा सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ रहता है तो हॉब्स कहते हैं कि व्यक्ति को शासन के विरोध का अधिकार है। इसी वाक्य से हॉब्स के व्यक्तिवादी विचार प्रकट होते हैं, क्योंकि व्यक्तिवाद राज्य और व्यक्ति के बीच का एक सिद्धांत है जिसमें व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, राज्य को नहीं। राज्य साधन होता है, व्यक्ति साध्य होता है। तो हॉब्स के चिंतन में यदि भी निरंकुशवाद दिखाई देता है, लेकिन हॉब्स ने इस वाक्य को कहा है कि यदि संप्रभु व्यक्ति की रक्षा करने में असमर्थ रहता है तो व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार है। पहला है, हॉब्स के चिंतन का केंद्र व्यक्ति है। व्यक्तिवाद की तरह हॉब्स के समस्त राजनीतिक चिंतन का केंद्र भी व्यक्ति है। उसकी दृष्टि में मूल इकाई स्वयं व्यक्ति है और समाज एक प्राकृतिक या स्वाभाविक संस्था नहीं है, अपितु व्यक्तियों का समूह मात्र है। यदि भी हॉब्स ने व्यक्ति के दुर्गुणों पर प्रकाश डाला है और उसका मानव प्रकृति संबंधी विवरण भी एक पक्षी है, तो भी उसने व्यक्तिवाद की परंपरा के अनुसार ही राज्य की स्थापना का आधार व्यक्तियों की सहमति को माना है और राज्य की स्थापना व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए हुई है। दूसरा, राज्य कृत्रिम संस्था है। व्यक्तिवाद की भांति ही हॉब्स ने भी राज्य को दैवीय संस्था अथवा प्राकृतिक संस्था नहीं माना, अपितु उसने व्यक्तिवाद की परंपरा के अनुसार राज्य को व्यक्तियों द्वारा निर्मित संस्था माना है। हॉब्स के अनुसार व्यक्तियों ने स्वेच्छा से एक समझौता करके एक प्रभुत्व संपन्न राज्य का निर्माण किया है, ताकि
ऐसा राज्य स्वयं व्यक्तियों के आधारभूत हित अर्थात आत्मरक्षा के हित की रक्षा कर सके। तीसरा है राज्य साधन व्यक्ति साध्य है। समस्त समग्रतावादी राजनीतिक विचारधाराएं मूलतः राज्यवादी विचारधाराएं हैं और वे राज्य को स्वयं में साध्य और व्यक्ति को साधन मानती हैं, किंतु इसके विपरीत व्यक्तिवादी विचारधारा राज्य को एक साधन और व्यक्ति को स्वयं में एक साध्य मानती है। इस दृष्टि से हॉब्स ऊपर से राज्यवादी प्रतीत होता है, किंतु उनके चिंतन का अंतरंग भाग व्यक्तिवादी है। इसलिए वह भी व्यक्तिवादियों की तरह ही राज्य को एक साधन और व्यक्ति को साध्य मानता है। हॉब्स के अनुसार व्यक्तियों ने राज्य का निर्माण एक सुनिश्चित उद्देश्य से किया है और यदि राज्य इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता अर्थात साधन की जगह स्वयं साध्य बन जाता है, तो ऐसे राज्य का न कोई महत्व और न उपयोगिता। हॉब्स के संदर्भ में सेवाइन ने लिखा है, शासन का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह क्या करता है। शासन के लाभ सुनिश्चित हैं और शांति, सुख, निजी सुरक्षा तथा संपत्ति की सुरक्षा के रूप में वास्तविक दिखाई पड़ते हैं। यही वे कारण हैं जिनके आधार पर शासन को न्यायोचित ठहराया जा सकता है। चौथा है व्यक्ति को शासन के विरोध का अधिकार है। यद्यपि हॉब्स ने निरंकुश एवं सर्वोच्च शक्ति संपन्न संप्रभु अर्थात शासन के विचार को स्वीकारा है, किंतु उसने व्यक्ति के आत्मरक्षा के प्राकृतिक एवं आधारभूत अधिकार को संप्रभु से अधिक महत्वपूर्ण माना है। अतः उसका मत है कि यदि संप्रभु व्यक्ति की रक्षा करने में असमर्थ है अथवा व्यक्ति के आत्मरक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो व्यक्ति को संप्रभु का विरोध करने का अधिकार है। हॉब्स के अनुसार प्रजा संप्रभु की आज्ञा उसी समय तक मानने के लिए बाध्य है जब तक उसमें प्रजा को संरक्षण प्रदान करने की शक्ति है। पांचवा है समानता का समर्थन। हॉब्स ने व्यक्तिवादी विचारधारा की तरह ही व्यक्तियों को परस्पर समान माना है। उसका मत है कि व्यक्तियों में शारीरिक अथवा मानसिक शक्ति का अंतर दिखाई पड़ता है, किंतु वास्तव में वे परस्पर समान होते हैं। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति की शारीरिक शक्ति की कमी उसकी मानसिक शक्ति द्वारा पूरी हो जाती है। इस प्रकार व्यक्ति की मानसिक शक्ति की कमी उसकी शारीरिक शक्ति द्वारा पूरी हो जाती है। यह उल्लेखनीय है कि हॉब्स के बाद के व्यक्तिवादियों ने व्यक्ति की समानता को स्वीकारते हुए लोकतांत्रिक शासन का समर्थन किया है, जबकि हॉब्स व्यक्ति की समानता में तो विश्वास करता है किंतु लोकतांत्रिक शासन में नहीं। और अगला है व्यक्तिवादी कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन। हॉब्स ने राज्य के निषेधात्मक कार्य माने हैं जो व्यक्तिवाद की धारणा के अनुरूप हैं। वह राज्य को ऐसी पवित्र अथवा नैतिक संस्था नहीं मानता जो व्यक्ति के नैतिक उत्थान के कार्य करती हो, अपितु राज्य का उद्देश्य भौतिक एवं यथार्थवादी है। राज्य को व्यक्ति की रक्षा के लिए आंतरिक शांति व व्यवस्था की स्थापना करनी है, बाह्य आक्रमण से रक्षा करनी है और न्याय संबंधी कार्य करने हैं। इस प्रकार ये हॉब्स के चिंतन के व्यक्तिवादी बिंदु थे जिनका हमने अध्ययन किया। अब हम हॉब्स के व्यक्तिवाद की समीक्षा करते हैं कि हॉब्स के इन विचारों का अध्ययन करने के बाद हमें स्पष्ट रूप से नजर आते हैं कि हॉब्स के चिंतन में व्यक्तिवाद के तत्व मौजूद हैं। सेवाइन के अनुसार हॉब्स के युग में उसके दर्शन को क्रांतिकारी सिद्धांत बनाने वाला तत्व उसका व्यक्तिवाद है, किंतु यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उसका व्यक्तिवाद उसके बाद के व्यक्तिवाद से पर्याप्त भिन्न है। व्यक्तिवाद का मूल आधार यह मान्यता है कि व्यक्ति मूलतः एक नैतिक प्राणी है और वह सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी भी है, किंतु हॉब्स के व्यक्तिवाद का आधार व्यक्ति के अवगुण हैं। यही कारण है कि हॉब्स व्यक्ति को साध्य मानते हुए भी उसे एक निरंकुश व सर्वोच्च संप्रभु के अधीन रखना चाहता है। धन्यवाद।